दुनिया विकसित हो रही है, एडवांस हो रही है, लेकिन इस विकास और एडवांसमेंट के बावजूद कुछ ऐसे पहलू बचे हुए हैं जहां पर हम अभी भी सभ्यता के विकास से कुछ आगे नहीं बढ़ पाए हैं, कुछ ज़्यादा विकास नहीं कर पाए हैं। इन्हीं पहलुओं में से एक है हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति का विषय। और एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी हालिया आंकड़े भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि एनसीआरबी द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उस रिपोर्ट में आंकड़े क्या बताते हैं। साथ ही भारत में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उन अपराधों के कारण क्या है, इस संबंध में हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं, चैलेंजेस की बात करेंगे। साथ ही संबंधित कानूनी प्रावधान क्या है, आगे की राह क्या हो सकती है और एक अंत में प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो हमारा पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है। आप इसे सामाजिक न्याय और महिलाओं से संबंधित मुद्दे जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है क्राइम अगेंस्ट वुमेन रोज बाय 15.3% इन 2021 एनसीआरबी, यानी एनसीआरबी ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने हाल ही में कुछ आंकड़े जारी किए हैं। एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों में तकरीबन 15.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये है आज की हमारी खबर। इसी को लेकर इस पूरी न्यूज़ में बात की गई है, इस आर्टिकल में बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस पूरी हालिया रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। नवीनतम आंकड़े को समझ लेते हैं कि क्या आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। तो हमने पहले ही देखा कि हाल ही में एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में भारत में अपराध से संबंधित जो भी तमाम तरह के आंकड़े हैं उन आंकड़ों को कंपाइल करने की, संकलित करने की कोशिश की गई है और एक स्थान पर पेश करने की कोशिश की गई है। इन आंकड़ों की माने तो भारत में साल 2021 में महिलाओं के साथ अपराध में तकरीबन 15.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2021 में भारत में महिलाओं से संबंधित 4,28,278 मामले दर्ज हुए थे। महिलाओं के अपराध से संबंधित 4,28,278 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं साल 2020 में महिलाओं से संबंधित महिलाओं के साथ अपराध के तकरीबन 3,71,503 मामले दर्ज किए गए थे, जो कि जाहिर तौर पर 15% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यानी एक साल के भीतर भारत में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में तकरीबन 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की दर है, साल 2020 में वो अपराध की दर तकरीबन 56.5% के आसपास थी, जो कि साल 2021 में बढ़कर तकरीबन 64.5% के आसपास बढ़ गई है। यानी जाहिर तौर पर भारत में अपराध की दर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अपराध की दर की बात करें तो अपराध की दर का मतलब है प्रति 1 लाख जनसंख्या पर जो भी घटनाओं के मामले, महिलाओं के साथ जो भी अपराध के मामले दर्ज होते हैं उन मामलों की संख्या, यानी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर जो भी मामले दर्ज होते हैं उसे अपराध की दर कहा जाता है। जो अधिकतम मामले दर्ज हुए हैं भारत में अपराध से संबंधित, महिलाओं के साथ जो भी अपराध के मामले दर्ज हुए हैं उन अधिकतम मामलों में देखा गया है कि इन अधिकतम मामलों में या तो महिला के पति शामिल थे या फिर उसके रिश्तेदार शामिल थे, उसके रिलेटिव शामिल थे। और इस तरह के मामलों की संख्या तकरीबन 31.8% के आसपास है। यानी अधिकतर मामले ऐसे हैं जिसमें महिला के रिश्तेदार ही शामिल थे, महिला के रिश्तेदार ही उसके साथ घरेलू हिंसा कर रहे थे या उसके साथ किसी अपराध को अंजाम दे रहे थे। तो ये तो बात हुई क्या आंकड़े क्या कहते हैं। इसके अलावा इन आंकड़ों में राज्यवार आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं। इस रिपोर्ट में स्टेट वाइज डेटा भी दिया गया है। इस रिपोर्ट में स्टेट वाइज डेटा बताता है कि साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर असम में देखने को मिली। महिलाओं के खिलाफ अपराध की जो उच्चतम दर थी असम में वो तकरीबन 168.3% के आसपास थी। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि असम में पिछले कुछ 3 सालों में, साल 2019 में, साल 2020 में और साल 2021 में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हैं उन मामलों में कुछ कमी देखने को मिली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2021 में असम में महिलाओं के खिलाफ तकरीबन 29,000 मामले दर्ज किए गए थे। असम के बाद इस पूरी सूची में उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना और राजस्थान का स्थान आता है। लेकिन ये तो अपराध की दर की बात हुई, लेकिन अगर अपराध के मामलों की संख्या की बात करें तो इस पूरी सूची में उत्तर प्रदेश सबसे शीर्ष स्थान पर है, सबसे टॉप पर है। साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अपराध से संबंधित तकरीबन 56,083 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि विशेष बात यह है
कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर है वो काफ़ी कम है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर तकरीबन 50.5% के आसपास है। यानी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं वो केवल 50.5% के आसपास है। तो इस तरह से संख्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, जबकि अपराध की दर के मामले में असम शीर्ष स्थान पर है। इस सूची में देखें तो उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का स्थान आता है। तो ये तो राज्यवार आंकड़े हुए। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो अपराध की सबसे कम दर है वो अपराध की सबसे कम दर नागालैंड में है। नागालैंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे कम होता है। साल 2021 में नागालैंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध के केवल 54 मामले दर्ज हुए थे, केवल 54 केसेस ही दर्ज किए गए थे। और साल 2021 में नागालैंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर मात्र 5.5% के आसपास थी। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भी इस पूरी रिपोर्ट में जारी की गई है। रिपोर्ट में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची के बारे में बताया गया है कि राजधानी दिल्ली इस पूरी सूची में शीर्ष स्थान पर है, टॉप स्थान पर है। और साल 2021 में राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित जो महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर थी वो तकरीबन 147.6% के आसपास थी। संख्या के मामले में देखें, अपराध की घटनाओं के मामले में देखें तो इस पूरी सूची में भी दिल्ली पहले स्थान पर है। साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में तकरीबन 14,277 मामले दर्ज किए गए थे। यानी इस पूरी सूची में भी दिल्ली पहले स्थान पर है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कुछ शहरों की सूची भी दी गई है। अक्सर मुख्य तौर पर उन शहरों की गणना की गई है जिसमें जनसंख्या 2 मिलियन से ज़्यादा है। इस पूरी सूची में भी दिल्ली टॉप स्थान पर है, पहले स्थान पर है। यानी दिल्ली में आपराधिक मामले महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा दिल्ली के बाद इस रिपोर्ट में मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद का स्थान आता है। तो ये तो बात हुई कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है, रिपोर्ट में किस तरह के आंकड़े, किस तरह का परिदृश्य बताया गया है कि महिलाओं की स्थिति मौजूदा समय में हमारे समाज में क्या है, किस तरह के अपराध हो रहे हैं उनके साथ और उस अपराध की क्या दर है, इसको लेकर इस पूरी रिपोर्ट में बात की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराध के कारणों की बात कर लेते हैं। यानी आखिर ये कारण, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट क्यों जारी की गई, इस तरह के जो आंकड़े हैं, इस तरह के जो अपराध हैं वो आखिर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के कारणों को समझने से पहले हमें भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पर बात करनी होगी। तो अक्सर जानकारों द्वारा ये कहा जाता है, विशेषज्ञ अक्सर इस बात को स्पष्ट तौर पर पेश करते हैं कि भारत में महिलाओं को, भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारतीय दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन में भी महिलाओं को, महिला पुरुष को शरीर के आधे अंग के रूप में बताया गया है। यानी भारतीय दर्शन के मुताबिक ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई सुपीरियर है, ना कोई इंफीरियर है। लेकिन ये तो भारतीय दर्शन का, भारतीय समाज का एक सकारात्मक पक्ष है, एक पॉजिटिव पक्ष है। इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है, एक डार्क एस्पेक्ट भी है। वो डार्क एस्पेक्ट ये है कि भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही पितृसत्ता मौजूद है, पैट्रियार्की मौजूद है। और इसकी शुरुआत होती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद यानी वो वेद जिसे भारतीय संस्कृति में सबसे पुराने वेदों में से एक माना जाता है। ये भारत का सबसे पुराना वेद है और यहीं से भारत में पितृसत्ता की शुरुआत होती है, पैट्रियार्की की शुरुआत होती है। इस पूरी अवधि के दौरान भारत में जिस तरह के भी कानून बनाए गए, जो भी नियम और कानून, जो भी मूल्य बनाए गए, जो भी कस्टम्स बनाए गए, ट्रेडिशंस बनाए गए, ये सभी नियम और कानून पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए बनाए गए। अब इस पूरी स्थिति में महिलाओं को हमेशा से ही भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता रहा है। तो इसके अलावा इस पूरी स्थिति में भारतीय परंपरा और जो हमारी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हजारों वर्षों से हमारी जो संस्कृति विकसित हो रही है, उस संस्कृति की वजह से भी भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बीते दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी। ये रिपोर्ट थी NFHS 3 की, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 की। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में मौजूदा समय में तकरीबन 54% महिलाएं और 51% पुरुषों ने स्वीकार किया है कि विशेष परिस्थितियों में, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में पुरुषों का महिलाओं पर हाथ उठाना, उनके साथ हिंसा करना उचित है। यानी लोगों ने पुरुषों का महिलाओं के साथ हिंसा करने, इस पूरे घटना को स्वीकार कर लिया है, इसको अपनी स्वीकृति दे दी है। और हमने इस तरह से हमने घरेलू हिंसा को, डोमेस्टिक वायलेंस को अपनी संस्कृति का, अपने कल्चर का एक हिस्सा बना लिया है। और जब ये कल्चर का हिस्सा बन गया है तो ये पूरी घटना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो गई है, काफ़ी सामान्य सी बात हो गई है। अब जब ये घटना इतनी ज़्यादा नॉर्मल हो गई है तो इसकी वजह से, नॉर्मल हो जाने की वजह से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से इसके खिलाफ हमें ज़्यादा आवाज़ें भी देखने को नहीं मिलती हैं, ज़्यादा लोग इसके खिलाफ भी नहीं बोलते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाओं को रोकना और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके अलावा इस पूरे संबंध में लिंग भूमिकाओं से संबंधित जो रूढ़ियाँ हैं
जो स्टीरियोटाइप हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारत में, भारत के अलावा दुनिया के तमाम अन्य देशों में लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर कामकाज का निर्धारण किया जाता है। यानी आप क्या काम करेंगे इस ये निर्धारण करने में लिंग भी, जेंडर भी एक बड़ी भूमिका अदा करता है। काम निर्धारण की इसी प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को केवल विवाह और मातृत्व तक ही सीमित कर दिया गया है। जब महिलाओं की वो भूमिका केवल विवाह और मातृत्व तक सीमित हो गई है तो इसकी वजह से वो अपने परिजनों पर, खासतौर पर पुरुषों पर और ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई हैं और ज़्यादा आश्रित हो गई हैं। इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट होने की वजह से महिलाएं घरेलू हिंसा और अपराध के प्रति भी और ज़्यादा सुभेद्य हो गई हैं और ज़्यादा वल्नरेबल हो गई हैं और उन्हें इस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो बात हुई कुछ कारणों की। अब आगे बढ़ते हैं और इस संबंध में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं, क्या क्या चैलेंजेस मौजूद हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो इस संबंध में सबसे पहला चैलेंज और सबसे बड़ी चुनौती है मामलों के पेंडेंसी की चुनौती। जो मामले काफ़ी समय से रुके हुए हैं, लंबित हैं, उनकी चुनौती से इस संबंध में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय न्यायपालिका में मौजूदा समय में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों की, काफ़ी ज़्यादा अपराधों के मामलों का काफ़ी बड़ा बैकलॉग मौजूद है। बीते दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी। ये रिपोर्ट एनसीआरबी ने ही जारी की थी। ये रिपोर्ट 2019 में आई थी और रिपोर्ट 2017 से संबंधित थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों की जो पेंडेंसी दर थी वो तकरीबन 89.6% से भी ज़्यादा थी। यानी इतने ज़्यादा मामले मौजूदा समय में साल 2017 में भारतीय न्यायपालिका में पेंडिंग पड़े हुए थे, लंबित पड़े हुए थे। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2017 में न्यायालयों में, अलग अलग जो कोर्ट्स हैं उन न्यायालयों में दुष्कर्म के, महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म होता है, रेप होता है, उस तरह के मामलों, उस तरह के तकरीबन 1.17 लाख मामले पेंडिंग पड़े हुए थे। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध की जो कन्विक्शन रेट है, वो कन्विक्शन दर, सजा दिए जाने का जो दर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2017 में तकरीबन 28,750 मामलों में सुनवाई हुई थी। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनसे संबंधित तकरीबन 28,750 मामलों में न्यायालयों द्वारा सुनवाई की गई थी और इसमें से केवल 5,822 मामलों में ही न्यायालयों द्वारा, कोर्ट द्वारा सजा दी गई थी। यानी इस तरह से जो हमारे कोर्ट्स हैं, जो हमारी न्यायपालिका है, उसमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध की जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो मामलों की पेंडेंसी संबंध में काफ़ी बड़ी चुनौती है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स होते हैं उसको भी एक बड़ी चुनौती माना जाता है। मौजूदा समय में देखा जाता है कि जांच करने वाले जो अधिकारी होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, महिलाओं के साथ उनका जो व्यवहार रहता है, जो भी बिहेवियर रहता है, वो बिहेवियर भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है, वो काफ़ी चैलेंजेस पैदा करता है। अक्सर जो जांच अधिकारी होते हैं वो महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के दौरान महिलाओं को एक विक्टिम के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि महिलाओं को एक अपराधी के तौर पर देखा जाता है, क्रिमिनल के तौर पर देखा जाता है, जिसकी वजह से जो न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया है उस पूरी प्रोसेस में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा भारत में ये भी देखा जाता है कि भारत में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उन कानूनों में रोकथाम के बजाय, रोकथाम के स्थान पर सजा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने में एक बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। जानकारों का मानना है कि अक्सर जानकार कहते हैं कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए कई तरह के कानून मौजूद हैं, कई तरह के नियम मौजूद हैं, लेकिन इस तरह के नियम कानूनों के बावजूद भी भारत में रोकथाम के बजाय सजा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, प्रिवेंशन के बजाय पनिशमेंट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए साल 2012 में हमें निर्भया मामला देखने को मिला था। इस पूरे विवाद के बाद भारत भर में आंदोलन हुए थे, देश भर में जो भी तमाम प्रदर्शन देखने को मिले थे, आम लोगों द्वारा सरकार पर दबाव बनाया गया था और इसी दबाव के परिणाम स्वरूप तत्कालीन सरकार द्वारा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के पारित होने के बाद भारत में महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है, जो अपराध होते हैं, उस अपराध से संबंधित जो प्रावधान थे, जो कानून थे, जो सजा दिए प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों को और ज़्यादा मजबूत करने की बात की गई थी। लेकिन हम जानते हैं कि इस तरह के कानून पारित होने के बावजूद भी भारत में हर साल सैकड़ों यौन अपराध के मामले देखने को मिलते हैं। महिलाओं के साथ अपराध के हजारों मामले मौजूदा समय में देखने को मिल रहे हैं। यानी इस तरह के कानून के बावजूद भी भारत की स्थिति में, महिलाओं के साथ अपराध की स्थिति में कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो ये संबंध में चुनौतियों की बात हुई। अब आगे चलते हैं और संबंधित कानूनी प्रावधानों की बात कर लेते हैं। यानी भारत में इस तरह के क्या क्या कानूनी प्रावधान किए गए हैं उनको समझ लेते हैं। तो संबंध में सबसे पहले संवैधानिक उपायों की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल उपाय क्या हैं उन पर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है। यानी भारत में प्रत्येक नागरिक को एक समान दृष्टिकोण से देखा जाएगा।
इसकी गारंटी दी गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) के तहत सरकार लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। सरकार जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर, महिला या पुरुष होने के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है कि सरकार महिलाओं के पक्ष में कुछ विशेष प्रावधान भी कर सकती है, कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकती है। महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कुछ विशेष प्रावधान भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) में महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(a) मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) में कहा गया है कि इस पूरे अनुच्छेद के तहत महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को प्रतिबंधित करने की बात की गई है। इस पूरे अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि भारत में महिलाओं के लिए अपमानजनक जो भी प्रथाएं हैं, प्रत्येक नागरिक उन प्रथाओं को समाप्त करने की कोशिश करेगा। तो ये तो संवैधानिक उपायों की बात हुई। इसके अलावा भारत में कई तरह के वैधानिक उपाय भी किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा महिलाओं के साथ हिंसा को रोकने के लिए कई तरह के कानून पारित किए गए हैं। इन कानूनों में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम 1961, इसके अलावा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम साल 2013, इसके अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉस्को अधिनियम, पॉस्को एक्ट 2012 शामिल है। तो हम देख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं के साथ हिंसा को रोकने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। लेकिन इन प्रावधानों के बावजूद भी भारत में महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है, जो जिस तरह के अपराध हमें देखने को मिलते हैं, उन अपराधों में अभी तक कोई भी रोक नहीं लग सकी है। उन अपराधों की संख्या में अभी तक कमी देखने को नहीं मिली है। तो जाहिर तौर पर हम इस पूरी स्थिति को एक समाज के तौर पर हमारी विफलता के रूप में देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई संबंधित कानूनी प्रावधानों की। अब अंत में आगे की राह पर बात कर लेते हैं, क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, उन उपायों पर बात कर लेते हैं। तो इस संबंध में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय होगा कि इस पूरी स्थिति में सजा की बजाय रोकथाम पर और ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में केवल कानून बनाए जाने से कोई फायदा हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास पहले से ही कई तरह के कानून मौजूद हैं। इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए हमें एक ऐसे परिवेश का निर्माण करना होगा, एक ऐसे एनवायरनमेंट का निर्माण करना होगा जहां महिलाएं अपने आप में सुरक्षित महसूस कर सकें। इस तरह के एनवायरनमेंट का निर्माण करने के लिए हम उपाय के तौर पर जांच प्रक्रिया के दौरान महिलाओं को अपराधी के तौर पर देखना बंद करें। हमें जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उन्हें सेंसिटाइज करना होगा कि वो महिलाओं को अपराधी के तौर पर न देखें, बल्कि महिलाओं को एक विक्टिम के तौर पर देखा जाए और उन्हें इस पूरी प्रक्रिया में और ज़्यादा शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके अलावा इस संबंध में दूसरा उपाय ये होगा कि जो भी कानून बनाए जा रहे हैं या जो भी कानून पहले से बने हुए हैं, उन कानूनों का ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना भी ज़रूरी है। भारत में एक बड़ी चुनौती है कि भारत में जो भी कानून बनते हैं, उन कानूनों का ग्राउंड लेवल पर जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ग्राउंड लेवल पर उन कानूनों को लागू करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में भारत में जो भी कानून बनाए जाएं या जो भी कानून बने हुए हैं, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को रोकने के लिए उन कानूनों का ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, उन कानूनों को ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा इस संबंध में जो जांच अवसंरचना है, जो इन्वेस्टिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस अवसंरचना में सुधार किया जाना भी ज़रूरी है। इस पूरी व्यवस्था में सुधार करने के लिए पुलिस प्रणाली और उसके फॉरेंसिक तंत्र को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा भारत के प्रत्येक जिले में सुलभ और सक्षम फॉरेंसिक लैब स्थापित की जा सकती है इस पूरी व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। इसके अलावा इस संबंध में बच्चों को शिक्षित किया जाना भी ज़रूरी है। बच्चों को हमें लैंगिक समानता के विषय में शिक्षित करना होगा, लैंगिक समानता के बारे में बताना होगा। बच्चों को हमें ये समझाना होगा कि महिला और पुरुष दोनों एक समान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि बच्चे ही आगे चलकर हमारे समाज का निर्माण करते हैं, बच्चे ही हमारे समाज की नींव होते हैं। तो ऐसे में जब नींव मजबूत होगी तो जाहिर तौर पर हमारा जो मकान होगा वो भी मजबूत होगा। तो ये तो आगे की राह की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध एक समाज के तौर पर हमारी विफलता को दर्शाते हैं। एनसीआरबी द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के संदर्भ में कथन की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है कि किस तरह से महिलाओं के साथ जो अपराधों की संख्या बढ़ रही है, अपराधों के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, वो किस तरह से एक समाज के तौर पर हमारी विफलता को दर्शाते हैं। आपको एनसीआरबी द्वारा जो हालिया आंकड़े जारी किए गए हैं उनके संदर्भ में इस कथन की विवेचना करनी है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में एनसीआरबी की फुल फॉर्म बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि एनसीआरबी की
फुल फॉर्म क्या है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं की चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।